Good morning, everyone. Today, I am going to start lesson number 3. The chapter name is Safety and First Aid. In this chapter, we learn about what is safety rules, why we follow safety rules. First question in this chapter arises first, what is safety? Safety when we protect ourselves from harm. Safety क्या होगा जब हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को हार्म पहुंचाने से, है ना? And safety, what is safety rules? Safety rules prevent accident. और जो safety rules हैं, अगर हम उनको follow करते हैं, we should follow safety rules, then prevent accident. तो इससे क्या होगा? हमारा accident जो है वो prevent हो जाएगा. We should always follow the safety rules. Here, accident may happen with anyone, anytime and anywhere. Accident जो है वो किसी भी पर्सन के साथ में किसी भी समय हो सकता है. So we should always be careful and follow safety rules to avoid accidents. Next one is safety from fire. तो फायर के टाइम पे हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए और फायर कॉज ना हो तो हमें क्या केयरफुलनेस, क्या कौन सी केयरलेसनेस है जो हमें नहीं शो करनी चाहिए. ठीक है, तो इसमें हमने रीड किया था कि जब गैस लीकेज हो जाता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या कर देना चाहिए, गैस रेगुलेटर ऑफ कर देना चाहिए. गैस लीकेज होते टाइम पे हमें मैचस्टिक को नहीं स्ट्राइक करना चाहिए, इलेक्ट्रिक स्विच नहीं ऑन करने चाहिए, डोर और विंडो को ओपन कर देना चाहिए. और जो गैस पाइप है जिसमें लीकेज हो गया उसको इमीडिएटली चेंज करना चाहिए. नेक्स्ट रीड किया था हमने इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं उनकी वायरिंग जो है उसको रेगुलरली चेक करना चाहिए ताकि फायर एक्सीडेंट ना हो. और जब हम हैंडल कर रहे हैं मैच बॉक्स को और कैंडल्स को या फायर क्रैकर्स को तो हमें बहुत केयरफुली उनको क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए. और जब हम फायर को हैंडल कर रहे हैं तो उस टाइम पे वी डोंट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स. हमें उस टाइम पे सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो फायर को बहुत इजीली कैच कर लेता है. इसीलिए हमें फायर को हैंडल करते टाइम पे हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. मे बी किसी भी रीजन की वजह से, कुछ केयरलेसनेस की वजह से मे बी फायर अगर लग जाती है, क्लोथ्स में फायर कैच हो जाती है तो हमें क्या होना चाहिए, फ्लोर पे रोल होना चाहिए, रोल डाउन हो जाना चाहिए जब तक फायर पुट ऑफ ना हो जाए. और नेक्स्ट सेकंड चीज ये कर लेनी चाहिए कि हमें उस जो भी पर्सन को ऐसा हुआ है उसको अपने चारों तरफ ब्लैंकेट को कवर कर लेना चाहिए. ब्लैंकेट को कवर करने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. A fire can be put out by the following. अगर मे बी फायर हो गया है, फायर लग गई है किसी भी रीजन से, तो हमें मेजर अगर फायर लगी है तो हमें क्या करना होगा, हमें फायर ब्रिगेड में फायर स्टेशन पे इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना होगा. व्हाट इज द नंबर ऑफ 101. क्लियर. अगर माइनर बर्न है तो माइनर बर्न होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सटिंग्विशर, ये जो आप पास में फोटो देख रहे हैं ये पिक्चर किसकी है, फायर एक्सटिंग्विशर की. इस फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करके हम उस स्मॉल फायर को क्या कर सकते हैं, पुट आउट कर सकते हैं या एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है. अगर इलेक्ट्रिकल फायर लगी है किसी भी वायर के कारण या इलेक्ट्रिक स्विचेस के में फायर लगी है तो हमें कभी भी उसको पुट आउट नहीं करना चाहिए विद वाटर. उसके लिए हमें हमेशा सैंड मड को यूज करना चाहिए इलेक्ट्रिक फायर को पुट आउट करने के लिए. अगर हम वाटर से ऐसी फायर को पुट आउट करेंगे तो उससे करंट लगने के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं. इसीलिए हमें सैंड और मड को यूज करना चाहिए इलेक्ट्रिक फायर के साथ. ठीक है. In case of fire caused by petrol through mud and sand instead of water to put out the fire, अगर पेट्रोल से फायर हुई है तो उसमें भी हमें वाटर को यूज नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि पेट्रोल के कंपैरिजन में वाटर क्या होता है, लाइट इन वेट होती है. लाइट इन वेट के कारण वाटर पे क्या, सॉरी पेट्रोल पे क्या करेगा, फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो बर्निंग है वो कंटिन्यू क्या होती रहेगी, स्टॉप नहीं होगी. तो हमें इलेक्ट्रिक फायर के टाइम पे और पेट्रोल फायर के टाइम पे वाटर को यूज नहीं करना होता. हमें उस सिचुएशन में हमें सैंड और मड को यूज करना चाहिए. सेफ्टी ऑन द रोड, वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑन द रोड. हमें रोड पर भी केयरफुल होना चाहिए. हमें रोड के जो ट्रैफिक साइंस होते हैं जो एक्सीडेंट को अवॉइड हो, तो इसीलिए हमें उनको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए. इस तरीके के साइंस आप रोड पे देखते हैं तो हमें इन साइंस को फॉलो करना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, डिले एक्सीडेंट कर सके, एक्सीडेंट नहीं हो सके ताकि.
ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होगा, हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, लेकिन फिर भी हम बहुत केयरफुल होते हैं, फिर भी कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है ना। समटाइम्स स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल एक्सीडेंट अकर। इन केस ऑफ एक्सीडेंट वी शुड इन्फॉर्म एन एडल्ट ऑफ डॉक्टर। अगर एक्सीडेंट होता है तो हम किसी बड़े को या डॉक्टर के पास जाते हैं। उससे पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले हम उस पर्सन को कुछ उसकी जो पेन हो रहा है उसमें कुछ रिलीव करने के लिए उससे पहले उसको कुछ चीजें, जैसे चोट लग गई है तो उस पर डिटॉल यूज कर लिया, वॉश कर लिया, तो ऐसी चीजों को हम क्या, डॉक्टर के आने से पहले उनको जो हम उनका इलाज देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या हो गया, फर्स्ट एड वो इमीडिएट हेल्प हो गई जो डॉक्टर के अराइवल से बिफोर हम उस पर्सन को देते हैं। फर्स्ट एड देने के कारण क्या होगा, जो भी विक्टिम होगा उसकी जो कंडीशन वर्स होने वाली होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, उसको पेन में थोड़ा रिलीफ होगा। क्लियर है। तो फर्स्ट एड इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम फर्स्ट एड हर चोट के लिए, हर एक्सीडेंट के लिए सेम फर्स्ट एड तो होता नहीं है। हर एक्सीडेंट के लिए, हर तरीके की चोट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम फर्स्ट एड यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। बर्न्स हो जाए या जल जाए तो उस टाइम पे हमें किस तरीके का फर्स्ट एड देना चाहिए। तो जब तक हमारा जो भी बर्निंग एरिया है उसके अंदर सेंसेशन है तब तक हमें क्या करना चाहिए, उसे कोल्ड रनिंग वाटर के अंदर उस एरिया को रखना चाहिए जब तक सेंसेशन क्या नहीं हो जाए, बिकम लेस, कम नहीं हो जाए। देन आफ्टर वी अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम, और या तो हम एक्टिव सेप्टिक क्रीम अप्लाई करेंगे या हम पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। तो हम बेकिंग सोडा लेंगे, थोड़ा सा वाटर, उसको मिक्स करेंगे, पेस्ट बन गया, उसको हम बर्न एरिया पे अप्लाई कर देंगे। इफ द बर्न इज सीरियस, अगर बर्न बहुत ज्यादा सीरियस है तो हमें उसी टाइम इमीडिएटली कॉल करना चाहिए डॉक्टर को। और मे बी ब्लिस्टर्स बन गए हैं तो हमें उन्हें ब्लिक नहीं करना चाहिए, उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए। क्लियर। मे भी कई बार केमिकल बर्न होता है, जैसे कुछ एसिड्स होते हैं कभी हमारे घर पे या लैब में कुछ केमिकल होते हैं, उनके कारण अगर बर्न हो जाते हैं तो उसमें भी हमें पेलेंटिव वाटर के अंदर उस एरिया को रखना चाहिए। और फिर एक स्टेराइल गाउज, गाउज मतलब रूई का टुकड़ा स्टेराइल मतलब विदाउट बैक्टीरिया। ठीक है। स्टेराइल मतलब बैक्टीरिया नहीं है उसमें, गाउस मतलब रुई का टुकड़ा। तो ऐसा टुकड़ा जिसके अंदर जर्म्स नहीं है उसको स्टेराइल किया हुआ है, तो तब उस पर्सन के ऊपर एरिया पे लगाना चाहिए। उस देन आफ्टर उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट हमने रीड किया था फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स। फर्स्ट एड फॉर एनिमल्स बाइट में हमने डॉग, कैट, मंकी मे बाइट ह्यूमन बीइंग, ये इनमें से कोई भी एनिमल अगर ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो मे बी रेबीज कॉज, शायद क्या हो सकता है उस टाइम पे रेबीज हो सकता है ना। एनिमल बाइट कैन कॉज रेबीज। अगर एनिमल बाइट करता है और रेबीज से बचने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट एड क्या करना पड़ेगा, जिस एरिया पर, जिस अफेक्टेड एरिया पर हमें डॉग ने या कैट ने, मंकी ने बाइट किया, हमें उस एरिया को सॉप और वाटर के साथ में, एंटीसेप्टिक लोशन के साथ में क्या करना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए। आफ्टर दिस वी अप्लाई अ बैंडेज, उसके बाद हमें बैंडेज ले जाना चाहिए और फिर डॉक्टर को इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इन केस ऑफ वेस्टिंग कई बार क्या होता है, जो मधुमक्खी है वो हमें काट जाती है, तो या कुछ इस तरीके के जो और भी इंसेक्ट्स होते हैं वो हमें काट जाते हैं, तो उनकी इंसेक्ट काटने पर बहुत सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई या पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट। उस एरिया पर हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट को अप्लाई कर देना है। मे बी इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर कभी स्नेक बाइट हो जाए तो हमारे जिस एरिया पर स्नेक बाइट हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर हुआ है, तो इससे जस्ट ऊपर हम एक क्लोथ की टाइट बैंडेज कर लेंगे और उसको स्टिक या पेंसिल के थ्रू उसको क्लॉकवाइज घुमाकर उसको टाइट कर लेंगे। ऐसी बैंडेज को हम क्या बोलते हैं, टॉर्निक्वेट। A tourniquet is a tight bandage which can be tightened further by twisting and cause peace. ठीक है, तो ये आपके tourniquet। Next, this is our new topic, first aid for fractures. First aid for fracture. What is fracture? First we understand what is fracture. Fracture is a crack or break in a bone. फ्रैक्चर क्या होगा, अगर हमारी बोन के अंदर हमारे गिरने के कारण या किसी कोई एक्सीडेंट होने के कारण हमारी जो भी बोन है उसके अंदर क्रैक आ जाए या उसके अंदर वो टूट ही जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। इन केस ऑफ फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो द इंजर्ड पर्सन फील मोर पेन। और उस टाइम पे जिस भी पर्सन को फ्रैक्चर हुआ है उस पर्सन को क्या होता है,
बहुत पेनफुल होता है। डू नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट, और जो हमारा फ्रैक्चर्ड पार्ट होता है उसको हमें ना मूव नहीं करना होता, नहीं उस बोन और ब्रेक हो सकती है और जो हमारी कंडीशन है वो और वर्स्ट हो सकती है। ठीक है, द फ्रैक्चर्ड पार्ट नीड सपोर्ट। अब बोन टूट गई है, हमारी बॉडी को सपोर्ट किससे मिलता है? बोन से ही तो मिलता है, और वो ही टूट गई है तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें उसको कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि उस बोन को उतना प्रेशर क्रिएट ना हो और उसका और वर्स्ट कंडीशन नहीं हो। तो उस कंडीशन को वो कंडीशन ना हो, इसीलिए हम उसको नीड होती है किसकी? सपोर्ट की। ठीक है, इफ द फ्रैक्चर इज इन हैंड, मान लीजिए फ्रैक्चर कहाँ पर है? हैंड पे। एक क्लोथ स्लिंग कैन बी यूज्ड। फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर, इसके हाथ पे मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ है, तो इसने ये क्लोथ की जो ये गर्दन से लेकर यहाँ तक जो नेक में बैंडेज लगा रखी, इसी को क्या कॉल? दिस इज अ स्लिंग। नेक्स्ट स्प्लिंट क्या होता है? हम we take a magazine, we take a newspaper and any cardboard sheet, ठीक है, to support the underside of the hand, ठीक है, तो what we call this is a splint. sling, ये जो बैंडेज है गर्दन से लेकर यहाँ तक पूरा जो सपोर्ट के लिए ये बना है, ये तो हो गया स्लिंग। और जो कार्डबोर्ड, मैगजीन या न्यूज़पेपर को फोल्ड करके टाइट करके अपने उस बोन को सपोर्ट देने का काम करते हैं, वो बैंडेज होती है स्प्लिंट। Do not try हो गया, तो नीड सपोर्ट की जरूरत है। इफ द फ्रैक्चर इन अ हैंड, ए क्लोथ स्लिंग कैन बी यूज। अगर हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो हम एक क्लोथ का स्लिंग लेते हैं, यानी कि इस तरीके की बैंडेज लेते हैं। कैन बी यूज टू गिव सपोर्ट, इससे क्या होता है? उसको सपोर्ट मिलता है। द पेशेंट मस्ट बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, ऐसे पर्सन को हमें बहुत इमीडिएटली उसी टाइम पे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। A magazine, newspaper और piece of cardboard can be tightened around the fractured part. हम इसमें से कोई भी चीज को लेकर जो भी fractured part है उसको सपोर्ट दे सकते हैं, और इसी बैंडेज को जो ये सपोर्ट दे रही है उसी को हमने क्या बोला? उसको हमने बोला स्प्लिंट बोला। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन। A sprain is caused when the tissue fracture. I think understand, all of you understand what is fracture and what is the first aid we use during the fracture. Clear है? चलो डेफिनेशन देखिए कितनी इजी है इसकी फ्रैक्चर की ना। फ्रैक्चर इज अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन। फ्रैक्चर इज अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन। इसमें स्लिंग है और नेक्स्ट क्या हो गया इसमें? स्प्लिन। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन। फर्स्ट एड स्प्रेन के लिए, स्प्रेन इज कॉज्ड व्हेन द टिश्यू अराउंड द जॉइंट गेट टॉर्न। देखिए फ्रैक्चर तो होता है बोन में क्रैक होने के कारण या ब्रेक होने के कारण, ठीक है। स्प्रेन क्या होता है? हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स किसको बोलते हैं? जहाँ टू पॉइंट्स है ना आपस में जुड़ती है, टू पॉइंट्स मीट टुगेदर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ जॉइंट। अब दो बोन जिस पोर्शन पे आके जुड़ती हैं उसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। क्लियर? दो जो बोन्स जो आपस में जुड़ती हैं उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट। और उस एरिया के आसपास में कुछ टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उस एरिया के आसपास में कुछ टिश्यूज होते हैं। कई बार हमारे उस एरिया पे मान लीजिए आप खेल रहे हैं तो बॉल लग गई है या आपका पैर मुड़ गया है, या कई बार इस तरीके की कुछ भी सिचुएशन हो सकती है खेलते टाइम पे, आपके सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम पे ना, तो उस टाइम पे क्या होता है? जो जॉइंट के आसपास में जो टिश्यू होते हैं वो टॉर्न, यानी कि हम कहते हैं टॉर्न हो गए, फट गए, ठीक है ना, उसके आसपास के जो टिश्यूज होते हैं वो टॉर्न हो जाते हैं। और फिर वो जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ के टिश्यू टॉर्न हो गए हैं, टीयर हो गया है, तो वो अफेक्टेड एरिया धीरे धीरे क्या हो जाता है? स्वेलन होना स्टार्ट हो जाता है, सूजना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्वेलन होने के हो जाता है, तो ऑन द स्वेलिंग, जब वो स्वेलिंग हो जाती है, रब आइस, उस एरिया पे हमें क्या करना चाहिए? आइस को क्या करना चाहिए? रब करना चाहिए। कब तक रब करेंगे? रब आइस टिल द स्वेलिंग सबसाइड। जब तक वो स्वेलिंग क्या होनी है? कम नहीं हो जाती है, तब तक हमें उस एरिया पे आइस को रब करते रहना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्चर मीन्स बोन ब्रेक होना, स्प्रेन मीन्स टिश्यू ब्रेक होना, ठीक है। फ्रैक्चर मीन्स ब्रेक होना किसका? बोन का। और स्प्रेन मीन्स क्या होता है? जो टिश्यूज होते हैं जॉइंट के आसपास वो टर्न हो जाते हैं, टॉर्न हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्प्रेन। फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड। आपने देखा होगा कई बार आप स्कूल के अंदर
आपको या किसी आपके जो आपका जो फ्रेंड है उनको नोज ब्लीड हो जाती है, ये होता है ड्यूरिंग समर सीजन में। समर सीजन में क्या होता है, एनवायरमेंट कैसा होता है, हॉट होता है। तो नोज ब्लीड की जो चांसेस होते हैं वो कब होते हैं, व्हेन इट वाज वेरी हॉट डे, जब बहुत ही ज्यादा गर्म दिन होता है, बहुत गर्मी होती है, तब क्या हो जाता है, नोज में ब्लीड। ऐसा नहीं है सबकी नोज ब्लीड करने लगते, कुछ लोगों की, कुछ बच्चों के साथ में ऐसा होता है, कुछ बड़ों के साथ में ऐसा होता है कि नोज में क्या हो जाती है, मे बी ब्लीडिंग होना या ब्लड आना शुरू हो जाता है। इन सच अ सिचुएशन कीप द पेशेंट, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कीप द पेशेंट अपराइट विद हिज हेड, हमको उसके जो हेड है उसको अपराइट डायरेक्शन में कर देना चाहिए, विद हिज हेड हेल्ड बैक, और पीछे की तरफ मूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट, pour cold water on the patient head, उसके हेड के ऊपर क्या करना चाहिए, हमें कोल्ड वाटर को कोल्ड वाटर को पोर करना चाहिए। प्रेस द ब्लीडिंग साइड, और जिस नोज में जहाँ पर अपनी ब्लीडिंग, नोज में जो ब्लीडिंग हो रही है उसको फ्रेंडली हमें उसको क्या करना चाहिए, प्रेस करते रहना चाहिए। प्रेस किया फिर लीड किया, प्रेस किया लीड किया, तो हमें नोज को फ्रेंडली इस तरीके से प्रेस करना चाहिए। जैसे ये बच्चे को आपको डायग्राम में देख रहे हैं, इस जगह से अपने नोज को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंडली हमें इस नोज को क्या करते रहना चाहिए, प्रेस करते रहना चाहिए, जिससे पेशेंट को बहुत रिलीफ होता है। द पेशेंट मस्ट नॉट पुट हिज फिंगर इन द नोज, जब ब्लीडिंग पूरी होती है तो उस टाइम पे उसको अपनी फिंगर जो है, या कभी भी अपनी फिंगर नोज के अंदर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया और वो सब होते हैं, और एक कॉटन को यूज करके वो जो ब्लड आ रहा है उसको स्टॉप करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें क्या करना है, नोज ब्लीड कब होती है, जब बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, जो डे है वो बहुत हॉट होता है ना, बहुत गर्मी होती है, तब मे बी नोजब्लीड हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में हमें उसके हेड को अपराइट डायरेक्शन में और थोड़ा सा पीछे की तरफ करके, जैसे इस सिचुएशन में ऊपर की तरफ देख रहे हैं और पीछे की तरफ हुआ हुआ है ना, तो इस तरीके से बैठा देना चाहिए, और उसके सर के ऊपर क्या करना चाहिए, कोल्ड वाटर को पोर करना चाहिए, और जो नोज है उसको अपर साइड में इस जगह से फ्रेंडली बार बार प्रेस करना चाहिए, जिससे पेशेंट को काफी रिलीफ होता है। ठीक है, द पेशेंट मस्ट नॉट बी पुट हिज फिंगर इन द नोज, और नोज के अंदर हमें फिंगर को नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट, डिफाइंस, लेट्स मेमोराइज। हमने इस चैप्टर में जो जो पॉइंट्स रीड किए हैं उसमें कुछ डिफाइंस है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड समझिए। फर्स्ट है ट्रैफिक साइंस। Traffic signs are the sign erected at the sides of road to provide information to road user. Traffic signs क्या होते हैं, रोड को यूज करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो देते हैं हमें, है ना। इन साइंस के ड्यूरिंग ही हमें पता पड़ता है, जैसे आपने देखा था कि नो एंट्री है, हमें आगे नहीं जाना, नो यू टर्न, नो हॉर्न, स्पीड इतनी रखनी है, इस तरीके के आपने साइंस देखे होंगे। तो ये जो साइंस है इनको हम फॉलो करते हैं, तभी एक्सीडेंट क्या होते हैं रोड पर अवॉइड होते हैं ना। तो हमें हमेशा इन ट्रैफिक साइन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है टॉर्निक्वेट। टॉर्निक्वेट इज अ टाइट बैंडेज। टॉर्निक्वेट क्या होती है, टाइट बैंडेज होती है, यूज्ड टू स्टॉपिंग द ब्लड फ्लो। जब स्नेक बाइट करता है उस टाइम पे हम जो टाइट बैंडेज यूज करते हैं ना, ब्लड को फ्लो करने के लिए, रोकने के लिए वेन और आर्टरी में, ताकि ब्लड फ्लो नहीं हो पूरी बॉडी के अंदर, जो भी स्नेक का पॉइजन है पूरी बॉडी में नहीं मूव हो वेन और आर्टरी के थ्रू, इसलिए हमें ब्लड को क्या करना है, ब्लड फ्लो को क्या करना है, स्टॉप करना होता है। तो उस टाइम पे हम जो बैंडेज यूज करते हैं वो कौन सी होती है, टॉर्निक्वेट। नेक्स्ट वन इज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इज अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन। फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर होता है हमारे क्रैक, अगर किसी भी बोन में क्रैक हो जाए, ब्रेक हो जाए किसके अंदर, बोन के अंदर, तो वो व्हाट वी कॉल फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है स्लिंग। A flexible strap or belt used in the form of a loop to support a fractured part is called a sling. हम एक बेल्ट ले सकते हैं, हम एक क्लॉथ की स्ट्रैप बनाकर, लूप बनाकर हम अपने नेक के साथ में उस हैंड को या जिस भी पार्ट में हमें फ्रैक्चर हुआ है उसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो वो जो बैंडेज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लिंग। Next, splint, a strip of rigid material used for supporting and immobilize a broken bone is called a splint. अब हम स्प्लिंट में जो कार्डबोर्ड से, न्यूज़पेपर से, है ना, उसको नीचे की तरफ, ताकि बोन जो है इमोबलाइज का मीनिंग क्या होता है, मूव नहीं करे, है ना, मूव नहीं करे, स्टेबल रहे, उसके लिए जो हम बैंडेज यूज करते हैं, यूज करते हैं न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, कार्ड शीट, what we call this bandage is called a splint. Clear? So our chapter is complete. Some questions maybe. Let's recall यहाँ पर true false आए थे अपने. We should follow safety rules to avoid
टू अवॉइड एक्सीडेंट, हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा इसके अंदर ट्रू, हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड रिप्लेस फॉल्टी गैस पाइपलाइन इमीडिएटली, हमें जो फॉल्टी गैस पाइपलाइन है, जो मतलब जिसमें छेद हो गया, जिसमें गैस लीकेज के चांसेस ज्यादा हो गए हैं, उस पाइपलाइन को हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। यस, हमें उसको इमीडिएटली चेंज करना चाहिए। वी शुड वियर नाइलॉन क्लोथ्स व्हाइल कुकिंग, हमें नाइलॉन क्लोथ्स को वियर करना चाहिए कुकिंग करते टाइम पे। क्यों? क्योंकि नाइलॉन क्लोथ्स क्या करते हैं, कुकिंग करते टाइम में फायर से काम होगा, और वो फायर को क्या करते हैं, बहुत इजीली कैच कर देते हैं, इसीलिए हमें इसे दिस आंसर इज रॉन्ग। पेट्रोल फायर कैन बी पुट आउट यूजिंग वाटर, जो पेट्रोल फायर है उसको हमें वाटर को यूज करना चाहिए। आवर आंसर इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? क्योंकि पेट्रोल जो होता है वाटर के ऊपर क्या करने लग जाता है, फ्लोट करना स्टार्ट हो जाता है, लाइटर होता है ना वेट में, इस वजह से लाइट ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, और फायर जो है पुट आउट होने की जगह और ज्यादा कंटिन्यूस बर्निंग होती रहती है। इसीलिए पेट्रोल फायर को पुट आउट करने के लिए, एक्सटेंडाइज करने के लिए हमें क्या चीज यूज करनी चाहिए, सैंड या मड यूज करना चाहिए। We should not strike a match in case of gas leakage, हमें मैच स्टिक को स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, नहीं जलाना नहीं चाहिए इस टाइम पे, गैस लीकेज वाले टाइम पे। दिस आंसर इज राइट। तो ये आंसर क्या है, सही है कि हमें मैच स्टिक को नहीं बनाना चाहिए, गैस लीकेज होगा और हम मैच स्ट्राइक करेंगे तो वो मैच स्ट्राइक से जो फायर है उसको बहुत इजीली कैच कर लेगी, जिससे फायर से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। I think all are understood each and every point in this chapter.